नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 20 अगस्त को। उसको देखते हुए हम PYQ की सीरीज को लेके चले हुए हैं जो आज तक यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए हैं। तो जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चल रहे हैं। तो आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इंडियन हिस्ट्री जो टॉपिक है, मतलब हिस्ट्री जो है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, रेड कर दी। तो देखिए, हिस्ट्री जो टॉपिक है इसमें प्राचीन भारत का इतिहास एक है, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है, मतलब इसमें युद्ध वगैरह जो है, आंदोलन, तो ये सभी इसमें है। तो जो आज का टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक है मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल और प्राचीन भारत के विविध। तो ये पार्ट हमारा बी होगा। कौन सा होगा? बी। कल हमने ए पार्ट करा लिया था, आज हम बी पार्ट को कराएंगे। ठीक है। तो इस जो आपने प्रीवियस ईयर कर लिए तो इससे बाहर पेपर कहीं नहीं जाएगा और 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए, टॉपिक आज का हमारा था प्राचीन भारत के इतिहास। इसमें है मौर्य वंश, सम्राट अशोक, और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, और हर्षवर्धन और राजपूत काल और प्राचीन भारत विविध। तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक बी, प्राचीन भारत का इतिहास के जो क्वेश्चन है जो आज तक यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो लेके चल रहा हूं मैं, उसको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन की सीरीज पे। तो सीरीज को चलने से पहले देखिए, थोड़ा और जूम कर दूं। भैया नहीं मान रहा है, अरे अब ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा था मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमें सम्राट अशोक को हम लेके चलेंगे। तो इसके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले कवर करेंगे। तो देखिए, ये कौन सी परीक्षा में आया है? यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा चयन में आया हुआ एग्जाम में है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 PM शाम को 6 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो आप सभी लोग 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और शेयर कर दें। सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दें। तो शेयर करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल थे, ग्रीस के थे, या मिस्र के थे, या तुर्की थे? देखिए, आप ऑप्शन बताइए। चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन बताना है। तो आप बता दीजिए फर्स्ट का ए, या हो या बी हो या सी हो। तो फर्स्ट का इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। मतलब ग्रीस कहाँ पड़ता है? ग्रीस यूनान देश के ग्रीस में। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये जो है, ये मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर जो हमारा क्या के राजदूत थे। मतलब कौन थे? जो सेल्यूकस निकेटर जो राजा था उसके क्या थे? ये राजदूत थे। और मेगस, ठीक है, तो क्या थे? ये राजदूत थे। और ये भारत कब आए थे ये बताइए? तो ये भारत आए थे, मेगास्थनीज जो भारत आए थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? हमारा बी आंसर हो गया।
और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड कह रहा है विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तमिल में लिखी गई है, पाली में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है या हिंदी में लिखी गई है। तो बताइए विशाखदत्त जो द्वारा जो मुद्रा राक्षस है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो वो लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में। किसमें, संस्कृत में। तो सेकंड का क्या हो गया आपका, सी इज राइट आंसर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं कुछ। तो देखिए विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना कौन सी है, चौथी सदी के उत्तरार्ध एवं पांचवी सदी के पूर्वार्ध में की गई है। मतलब जो चौथी सदी के उत्तरार्ध मतलब खत्म होने पर और पांचवी सदी के प्रारंभ होने पर की गई है। इसे यूनान में मतलब इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। अनुदित मतलब उसको प्रकाशित वगैरह करने का किसको प्राप्त है, हरिश्चंद्र को। ठीक है, इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त में मतलब नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। मतलब मुद्रा राक्षस पर क्या लिखी है, टीका लिखी हुई है। अब चलते हैं, आई होप समझ में तो आ गया होगा। तो सेकंड का हमारा आंसर था सी। सी किसका था, मुद्रा राक्षस हमारा संस्कृत में थी। किसमें, संस्कृत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो देखिए थर्ड क्या कह रहा है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग के उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो प्रथम करता है, चतुर्थ करता है, 10वां करता है या 13वां करता है। तो बताइए कौन सा करता है। तो सम्राट अशोक का जो कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13वीं मतलब 13। क्या हो जाएगा, 13वीं विजय का क्या करता है, उल्लेख करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड का हमारा डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। तो देखिए इसमें कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। तो वो कहाँ किए गए, उत्तर केंद्र राजधानी कौसली और दक्षिण केंद्र राजधानी जौगढ़। तो कहां पर, उत्तरी केंद्र राजधानी कहाँ कौसली थी और दक्षिण केंद्र जौगढ़ थी। तो समझ में आ गया होगा, 13वें से मिलता है। और वो 8 वर्ष बाद इसने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था और विजयोपरांत इसने क्या किया था, 2 अधीनस्थ स्थापित ये स्तंभ किए थे। ठीक है, अब देख अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी, कलिंग की जो पूर्वी प्रांत की राजधानी थी वह कौन सी थी। तक्षशिला थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी या तौसली थी। बताइए, 4 ऑप्शन है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तौसली। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि तौसली राजधानी कौन सी थी, तौसली। उत्तरी केंद्र मतलब तौसली, तौसली नहीं तौसली। क्या थी, तौसली। क्या थी, तौसली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, तौसली। क्या हो गया, तौसली। देखिए अशोक के आक्रमण के दौरान राजधानी तौसली मतलब तौसली पड़ता है उड़ीसा में। कहां पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो क्वेश्चन कश्मीर है, गुर्जर है और कर्नाटक है और एक है आपका कामरूप। तो कौन सा है, कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक और कामरूप। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा, कामरूप। क्या हो जाएगा, कामरूप हो जाएगा। तो फिफ्थ का क्या हो गया आपका, डी हो गया। तो फिफ्थ का आपका आंसर हो गया डी। तो देखिए इसके बारे में, तो देखिए इसके डिस्कशन के बारे में क्वेश्चन नंबर आपका चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका
फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ का डिस्कशन हमारा क्या, देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक का साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्त हरिशेर द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। कहां पर वर्णित है? देविका और समतट के साथ वर्णित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। तो किसमें नहीं किया गया था? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? तो 6 का हमारा ऑप्शन क्या होगा? 6 का बी। क्या हो गया? 6 का आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको कुछ जो इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं मतलब शासनादेश थे, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की क्या है? यूसुफजई तहसील में स्थित है। मतलब कहां पर? पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो 7 देखिए क्या कह रहा है। तो 7 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा होगा बताइए? तो सबसे बड़ा शिलालेख 11वां होगा, 12वां या 13वां या 14, मतलब कौन सा होगा? तो आपका सबसे बड़ा शिलालेख होगा 13। कौन सा? 13वां शिलालेख। तो 7 का आपका हो गया सी। क्या हो गया? सी इज ऑप्शन इज राइट। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन का हमारा देखिए, अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है। इसकी तुलना धम्म विजय के आधुनिक के किससे की गई है? धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताता है। मतलब धम्म विजय को क्या बताता है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण और ये 13th शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा काल जो में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? नंबर स्तंभ, स्तूप और चैत्य और बारादगी। तो क्या है इसका आंसर बताइए? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका सबसे मजबूत टिकाऊ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मजबूत और टिकाऊ। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, जो कोई भी देख रहा हो शेयर जरूर कर दे एक बार क्लास को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के डिस्कशन। तो देखिए 8 का डिस्कशन क्या कह रहा है कि मौर्य काल का सर्वोच्च प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिसमें अशोक का धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए, मतलब धम्म के हेतु क्या कराए थे? प्रचार हेतु स्थापित कराए गए थे। और एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ, मतलब स्तंभ शीर्ष है। कौन सा है? स्तंभ शीर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है? तो देखिए मंडी परिषद परीक्षा में आया हुआ है। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ
कहाँ पर स्थित है, मतलब एक स्तंभ कहाँ पर है? कन्नौज, गौतम बुद्ध, संबल और सारनाथ। तो कहाँ पर है ये हमारा? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संबल और आपका है सारनाथ। तो ये आपका सारनाथ में। 9 का क्या हो गया आंसर? डी। क्या हो गया 9 का आंसर? डी हो गया। क्या हो गया 9 का? डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अभी इसका डिस्कशन देख लिए। अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने अशोक महान भी कहते हैं। ठीक है, अशोक मतलब सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेष मतलब शेर जो है बैठे हैं और सभी पर पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, मतलब जो भारत का राष्ट्रपति था वो क्या है? अशोक का जो स्तंभ भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। कहां पर रखा गया है? मध्य भाग में रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या कह रहा है? मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर और युद्ध पर। तो किस पर आधारित थी ये? तो ये हमारी आधारित थी नंबर ए, मतलब 10 का ए। तो 10 का ये क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था पर। किस पर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन पे कुछ। तो देखिए मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। मतलब कितना होता था ये? 1/6 मतलब 1/6 भाग होता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देखिए किसको दिया गया है? अशोक चल रहा है तो अशोक को दिया गया होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 11 का सी। क्या हो गया 11 का? सी हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा, खत्म हो गए अशोक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब खत्म हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा नया आया है, मतलब टॉपिक हमारा नया आया हुआ है। तो नया टॉपिक हमारा क्या कहेगा? तो नया टॉपिक हमारा बता रहा है किस वंश को बता रहा है, मतलब किसको बता रहा है? तो ये बता रहा है हमारा गुप्त वंश को, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हमको पढ़ने हैं। तो देखिए खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? आदित्य विक्रमादित्य न और बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। तो किसके थे बताइए? तो ये थे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के थे। फर्स्ट का क्या हो गया हमारा? ए। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट का? ए। देखिए खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। समुद्रगुप्त मतलब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराह मिहिर के अलावा अमर सिंह धनवंतरी, घटकरपर और छपड़क और शंकु वर्रुच तथा वेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। इसमें थे वेताल भट्ट नवरत्नों में। और धनवंतरी तो ये हमारे जो धनवंतरी थे आयुर्वेद के त्राता कह लीजिए। तो ये इसमें क्या थे? ये प्रमुख थे इसके दरबार में। और देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, रायदास और कालिदास। तो कौन है? तो हम कालिदास आए इसमें, तो कालिदास ही होंगे। तो 2 का क्या हो गया हमारा? सी हो गया। तो सेकंड का क्या हो गया हमारा? सी। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो था के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त
विक्रमो वर्षीयम और माला विकाग्निमित्रम और रघुवंशम और कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। आदि इनकी जो थी प्रमुख रचनाएं थी। तो हमारा क्या हो गया आंसर, सेकंड का क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार भाई शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त और राजश्री और कुमार देवी। तो गुप्त आ गया, गुप्त काल की पूछ रहा है तो प्रभावती गुप्त होंगी। तो कौन हो जाएंगी, प्रभावती गुप्त। अब देखिए इसमें कौन थी, ये जो थी प्रभावती जो गुप्त मतलब जो गुप्तकालीन महिला, प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक जो नरेश थे उन रुद्रसेन उन द्वितीय की मतलब द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, उनकी पत्नी थी। और ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को मतलब निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? चाणक्य, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त और कौन, कौटिल्य। तो किस नाम से जानते हैं भाई? समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। 4 का क्या हो गया हमारा, डी हो गया। 4 का हमारा डी हो गया। अब देखिए, कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य तथा गोत्र नाम कौटिल्य मतलब कुटिल्य था। इन्होंने गुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आ गया हमारा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पढ़ते हैं हम। तो हर्षवर्धन में पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज के से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ तक मतलब कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक? कौशाम्बी, कुशीनगर, थानेश्वर और श्रावस्ती। तो कहाँ का था शासक? तो ये शासक था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर। तो कहाँ का शासक था? तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारा, डी हो गया। तो हमारा फर्स्ट का डी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके डिस्कशन पर देख लेते हैं। पहले डिस्कशन देखते हैं इसका। तो इसका डिस्कशन देखिए। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्पवती वंश की स्थापना हुई। किसकी हुई? पुष्पवती वंश की स्थापना हुई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र कितनी थी? 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में जो चीनी यात्री था हिंगशांग भारत आया था। चीनी यात्री कहाँ आया था? भारत आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारा हर्षवर्धन का सेकंड क्वेश्चन, हर्षवर्धन टॉपिक का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? मतलब 5 इंडीज कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब नंबर बी है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो नंबर सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा।
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्या है? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये हमारा कौन सा हो गया सेकंड का? बी। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा? सेकंड का बी हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डिस्कशन देखिए क्या होगा डिस्कशन। तो डिस्कशन के बारे में चलते हैं। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? तो डिस्कशन कह रहा है शासक जो हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और बल्लभीपुर तक कर रखा था। कहाँ तक रखा था? जालंधर, कश्मीर, नेपाल और बल्लभीपुर तक कर रखा था। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट जब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए इससे रिलेटेड है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाण। तो बाण मतलब बाण भट्ट। कौन? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट है, उससे संबंधित है। तो हमारा क्या है आंसर? बाण भट्ट ही होगा। तो क्या हो जाएगा थर्ड का? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। थोड़ी क्लास तो डिस्टर्ब हो रही है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाण भट्ट ने की। बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्ष चरित्र भी है। हर्ष के समय विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब देखिए राजपूत काल आ गया। अब हमारा राजपूत काल आ गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पहला। तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तमिल साहित्य। कौन सा है फर्स्ट का? ए। ठीक है। तो तमिल साहित्य तो प्राचीन तमिल साहित्य का संगम साहित्य है। तो संगम तमिल तमिल कवियों विद्वानों का की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं ने कराया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया जाता है। तो 3 संगम कौन कौन से हैं? मैं आपको 2 बता देता हूं, एक आप अपने आप बताएंगे। तो एक तो इलाहाबाद है, प्रयागराज, और 2 आपको बताने। तो एक हो गया प्रयागराज और 2 और बताने हैं आपको कौन कौन से हैं, दूसरा और तीसरा संगम। अब देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति और हम्पी और भद्राचलम। तो कहाँ पर स्थित है? सेकंड का आंसर बताइए क्या होगा? तो सेकंड का हमारा आंसर क्या होगा? तो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी। तो हम्पी कहाँ पर है? ये हम्पी है कर्नाटक में। तो देखिए कर्नाटक हमें हम्पी में अवस्थित है, जो भगवान शिव के मंदिर को समर्पित है। तो विजयनगर राज्य की राजधानी थी, मतलब हम्पी जो थी विजयनगर राज्य की क्या थी? राज्य की राजधानी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज और इनमें से कोई नहीं। तो किसने कराया था? थर्ड का आंसर बताना है। तो थर्ड का ए है। क्या है थर्ड का? ए। राजेंद्र प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। तो किसने कराया था? ये गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगे कौन की उपाधि धारण कर गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 कह रहा है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था?
वेल्लन बगाई, सालाभोगा, पल्लित छांदम और ब्रह्मदेय। तो क्या कहा जाता था बताइए? तो क्या कहा जाता? पल्लित छांदम। तो क्या कहा जाता था फोर्थ का हमारा? पल्लित छांदम। तो इसके बारे में डिस्कशन में क्या है देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार सॉरी, जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लित छांदम मतलब पल्लित चंदेय कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लनबाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल और महिपाल। तो आप सभी को पता है गोपाल था। कौन था 5 का? सी, गोपाल। देखिए, गोपाल लगभग 570 से 720 ईस्वी तक शासन किया था। बौद्ध मतानुयायी था। ये कौन था? वह बौद्ध मतानुयायी था, मतलब बौद्ध को मानने वाला था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? तो किससे संबंधित है? तो ये है पूर्वी से। किससे है? पूर्वी से। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश। तो किसका शासन था बताइए? तो तोमर वंश का था। किसका था? तोमर वंश। तो 7 का क्या हो गया आपका? ए। तो देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से मतलब 1165 ईस्वी तक था। इस वंश की प्रसिद्धि अनंगपाल, जो 1130 से 1145 तक शासन किया था, उसने प्रसिद्ध शासक था। और देखिए, प्राचीन भारत विविध। देखिए, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, रावी और ब्यास, चेनाब और रावी। तो किसके बीच है? फर्स्ट का आंसर देना है। तो फर्स्ट का ए है, झेलम और सिंधु, मतलब सिंधु और झेलम के बीच। देखिए, सिंधु और झेलम की नदियों के मध्य अवस्थित है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में अवस्थित है। और तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्बी का संबंध किससे है? तक्षशिला से ही था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी में और भीमबेटका में और मेहरगढ़ में। तो कहाँ मिलती है? तो चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। कहाँ पर? 2 का डी, भीमबेटका में मिलती है। देखिए, भीमबेटका में मिल रही है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत मतलब विंध्याचल वो पर्वत है, उस श्रृंखला के पद स्थली में अवस्थित है, मतलब स्थित है, जो यूनेस्को विश्व विरासतों में शामिल है। मतलब इसमें है, विश्व विरासतों में शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्या कह रहा है? दी गई जानकारी में राजवंश की पहचान कीजिए। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा मतलब यहाँ पर में है, नर्मदा नदी तक फैले थे। और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा, ये विदिशा है, ठीक है, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा और डेमेट्रियस को भी हराया था। तो बताइए क्या था? तो राजवंश का 9वां राजा भागवत था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस दौरान लिखे गए थे। तो नंबर 1 कण्व वंश, दास वंश, शुंग वंश और चोल वंश। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है शुंग राजवंश। तो क्या हो गया हमारा 3 का डी।
क्या हो गया, थर्ड का डी, मतलब शुंग वंश में स्थापित थे। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धत को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध के शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई, मतलब भागवत धर्म की क्या हुई, विशेष वृद्धि हुई थी। तो ये आज की सीरीज थी। तो लास्ट देखिए कल के लिए टॉपिक, तो देखिए तुम्हारा टॉपिक क्या होगा, मध्यकालीन भारत। क्या होगा, मध्यकालीन भारत को कल लेंगे। तो इसमें उसको दो पार्टों में ले लेंगे, दो पार्ट अपने आप बना लेते हैं। तो देखिए पहले कल एक ए करा लेंगे, फिर बी पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो और एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। भाई कमेंट करके बताओगे तो हमको फीडबैक मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।